तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 222 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग ने उन चारों बंदों को मार के उनके स्पेस रिंग्स को अपने पास रख लिया होता है, और अब फिर लू फेंग को उनमें से कुछ मिलने वाला था। अब फिर बबाता से वो पूछता कि क्या इसमें कोई ट्रेजर है, तो बबाता उससे कहती कि यहाँ पे कोई भी ट्रेजर नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा है जिसे तुमको देखना चाहिए। तो ये सुनकर लू फेंग क्यूरियस होकर उसके बारे में पूछता है। तो बबाता उसके पास एक जेम लाइक आइटम फेंकती है और बबाता उससे कहती है कि ये एक सिंपल क्वांटम कंप्यूटर कम्युनिकेशन टूल है, जैसा कि तुम्हारे पास एक रिस्ट कम्युनिकेटर था जो कि अर्थ पे था। तो लू फेंग ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है ये कम्युनिकेटर, और अब फिर यहाँ पे उसे पता चलता है कि ये एक ब्लड लिवर कॉन्टिनेंट में यहाँ पर एक सिग्नल भेजा जाता है जो कि लाइट की स्पीड से चलता है, जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, और यहाँ का एक साइड से दूसरे एंड ही यहाँ का वर्ल्ड ट्रिलियन ऑफ किलोमीटर दूर होता है। पता नहीं, यहाँ पे लू फेंग में शॉक होता है और कहता है कि उस कोने से इस कोने तक मैसेज पहुंचाने के लिए इसे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उनके पास कोई भी वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क नहीं है। अब फिर बात है उससे आगे क्या आती है कि ये कम्युनिकेशन टूल भले ही इंस्टेंट मैसेंजर ना हो, लेकिन इसको भी थोड़ी सी टाइम लगती है। यहाँ तक कि इसकी स्पीड स्लो है, लेकिन ये किसी भी मामूली पर्सन से फ्लाई करने से ज़्यादा स्पीड है। वो कहता है कि लू फेंग, तुमने जिस पर्सन को मारा था उसने अपने उस फाइट की डिटेल को रिकॉर्ड करके अपने एक पर्सन जिसको सी योंग कहा जाता है उसको भेज दिया है। तो ये सुनकर लू फेंग के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते और कहते हैं डैम, यहाँ पे मैं बहुत ही मुसीबत में पड़ने वाला हूँ। और ये सी योंग वही बंदा होता है जो कि सिटी लीडर साइड ऑफ द वर्ल्ड का लीडर होता है, और यहाँ पे यूनिवर्सल लेवल के मुताबिक वो अभी सेक्टर लॉर्ड का बंदा था। और लू फेंग का गोल्डन हॉर्न बेस्ड और मोसा क्लैन भी वो अभी डोमेन लॉर्ड लेवल 6 के ही बंदे थे। और डोमेन लॉर्ड और सेक्टर लॉर्ड के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है उनकी स्ट्रेंथ में। वो अपने स्ट्रेंथ बहुत ही शॉकिंग लेवल तक ले जा सकते हैं, इसी कारण लू फेंग उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। तो लू फेंग उससे पूछता कि आखिर इसे कितने टाइम लगेगा। तो बताता उससे क्या आती है कि अभी मीटिंग सीयोंग को बहुत ही टाइम लगने वाला है उसको मिलने के लिए, और वो कहती है कि जिस स्पीड से वो मैसेज गया उसके हिसाब से उसके पास आधे घंटे में वो मैसेज चला जाएगा, इसलिए तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए, वो भी टॉप स्पीड में। तो लू फेंग भी ये शौक हो जाता। तो लू फेंग कहता है कि क्या हुआ, लेकिन मैंने तो जिस बंदे को मारा था उस समय मैंने अपने मास्क को पहना हुआ था। तो बताता उससे कहती है तुम्हें अपने लक पे रिलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वैलो माउंट सिटी इतना भी बड़ा नहीं है, वो तुम्हें नोटिस जरूर कर लेंगे, इसलिए ये एक डेंजर का साइन है, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि वो सेक्टर लॉर्ड का बंदा है और मैं ऐसा नहीं चाहती कि तुम यहाँ पे मार जाओ। लू फेंग भी सोचता है कि तुम कहना चाहती हो कि मैं यहाँ पे एक्सपोज हो सकता हूँ यहाँ से जाने के लिए तुम बोल रही हो, लेकिन लू फेंग आगे करता कि अगर मैं यहाँ से चला गया और मो ने उससे फुटेज को वहाँ पर भेज दिया होगा, तो लू फेंग भी डिसाइड कर लेता है कि वो यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से वो अपने ऑटोमन शिप से आराम से निकल सकता था। लेकिन अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, यहाँ पर वो लू फेंग तो सेफ हो जाता, लेकिन लू फेंग सोचता कि नाबू और नाके का क्या होगा, क्योंकि वो भी उन दोनों के साथ ही ना था, और इसी के कारण उन सब पे भी अफेक्ट पड़ सकता। और यहाँ पे ना फैमिली बहुत ही छोटी फैमिली थी और सेक्टर लॉर्ड का बंदा उसे आराम से पूरे जमीन से ही उखाड़ कर फेंक सकता है। तो लू फेंग उससे पूछता है कि ना फैमिली का क्या होगा। तो बबाता क्यूरियोसिटी से पूछती है कि ना फैमिली कौन है। तो लू फेंग सारा चीज बता देता है जो कि उसके साथ हुआ था, हर एक चीज। तो बबाता ये सब सुनकर उससे कहती कि हाँ तुमने सही कहा, ये उनके लिए ट्रबलसम हो सकता है, और कहती कि ना फैमिली की रिलेशनशिप तुम्हारे साथ ज़्यादा अच्छी है और यहाँ पर इतनी नोटिसेबल भी नहीं है, लेकिन अभी सेक्टर लॉर्ड की एबिलिटी के कारण वो अपने टेरिटरी में इन सब के बारे में बड़ी आराम से पा सकते हैं। और लू फेंग, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ कि तुम्हें अभी स्वैलो माउंट सिटी में जाके उनके फादर से मिलना चाहिए। अब उन्हें डिसाइड करने दो कि वो स्वैलो माउंट सिटी को रहना चाहते हैं या फिर वहाँ से छोड़कर निकलना चाहते हैं। अगर वो जाना चाहते तो उन्हें अपने साथ लेकर किसी और वर्ल्ड में ले जाना दूसरे साइड, ताकि वहां पे उन सब के बारे में ना पता चला सके, ऐसी के मर्तबा तुम उन्हें बचा सकते। तो लू फेंग भी हामी भरता और कहता चलो इसे करते। और यहाँ पे लू फेंग अभी इसके बारे में केयर नहीं कर रहा था, वो सिर्फ इस मैटर को भी रिजॉल्व करना चाहता। और लू फेंग वहां से निकल जाता और रास्ते में सीन चेंज कर स्वैलो माउंट सिटी नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे नाबू को दिखाया जाता है जो उसी सब बारे में सोच रहे थे कि इतने सारे एल्डर यहाँ पे मारे जा चुके
चुके हैं, लेकिन तभी उनके अंदर एक वॉइस आती है, नाबू कम इन। तभी वहां पे नाबू भी शॉक हो जाता है कि क्या यहाँ पे लू फेंग जो कि मिस्टीरियस बंदा होता आके इतनी रात गई यहाँ पे क्या आया है, और वो उसके सामने वो करते हैं। अब लू फेंग भी वहां पे आ जाता है और अभी के मर्तबा यहाँ पे लू फेंग कहता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम बर्बाद करने का समय नहीं है, और वो सारा चीज बता देता है जो भी चीज हुआ है। तो ये सुनकर वो भी शॉक हो जाता है और लू फेंग उससे बताता है, और यहाँ पे नाबू बहुत ज्यादा शॉक और फियर में होता है। और यहाँ पे वो कहता है कि प्योर फेड फैमिली रॉकविंड फैमिली, यहाँ तक कि सारे बंदे तुम्हारे हाथों से मारे गए हैं। और अभी की मर्तबा यहाँ पे अनडाइंग स्विन भी उसमें शामिल है, और यहाँ पे लू फेंग के पावर को उसको पता चल जाता है कि लू फेंग तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग पावर है। और फिर लू फेंग उससे बोलता है कि ये ऐसा ही हुआ, नाकू मैं तुम्हें चुनने के लिए कहता हूँ, क्या तुम स्वेलन माउंट सिटी में रहना चाहते हो या फिर तुम मेरे साथ रह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम रहोगे तो ज्यादा चांस है कि तुम एक्सपोज हो सकते हो। फिर नाबू सब चीज कैलकुलेट करने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए, और नाके के माइंड में दिखाया जाता है जो कि अभी मेसअप होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे नाबू सोचता है कि यहाँ पे पहले हमारी जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी, लेकिन अभी लू फेंग के आने के कारण हमारी फैमिली की बहुत ज्यादा इंसल्ट होने वाली, यहाँ पे उनकी जान खतरे में आने वाली थी, और यहाँ पे उनका जड़ से सफाया मिटाया जा सकता था। फिर लू फेंग उन सब की तरफ देखता और कहता है क्या तुमने डिसाइड किया है? तो नाबू कहता है हाँ मैंने सोच लिया। वो कहता है कि मैं अभी स्वेलन माउंट सिटी में ही नॉर्मल लाइफ गुजारने वाला हूँ, लेकिन रही बात मेरे बेटे की तो तुम उसे ले जाओ यहाँ से, स्वेलन माउंट सिटी से दूर कहीं ले जाना। तो ये सुनकर लिटिल नाके उससे कहता कि फादर मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। तो नाबू उससे चिल्लाकर कहता मेरी बात मानो, लेकिन यहाँ लिटिल नाके वहां पे रोने लगता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। और अब फिर नाबू उससे कहता कि लॉर्ड फेंग मैं ये जानता हूँ जो भी आपके साथ हुआ है, लेकिन हम लोग अभी ज्यादा टाइम नहीं मिले, हमारी मुलाकात सिर्फ 2 से 3 बार ही हुई है, और यहाँ पे हमें इतना डीप रिलेशनशिप भी नहीं हुई है, और यहाँ पे मेरे जो बेटे के साथ हो रहा है उसे मैं कभी भी भुला नहीं सकूंगा, ये मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक होगा। रवि की मर्तबा लू फेंग कहता कि कोई बात नहीं नाबू, मैं आपके सेफ्टी के लिए मैं अपनी सोल टेक्निक को यूज करूंगा और आपके मेमोरी को वहां से वाइप आउट कर दूंगा, जो भी आज रात होने वाला है आप ये सारी बातें भूल जाएंगे। और यहाँ पर अगर किसी ने आप पे हिप्नोटिज्म टेक्निक का भी यूज किया तो आपको इस बारे के बाद में नहीं पता चलेगा। फिर ये सुनकर नाबू भी कहता है कि हाँ ये सही है। और यहाँ पे वो कहते हैं लॉर्ड लू फेंग क्या आप मुझे और नाके को थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं ताकि मैं उससे बात कर सकूं। और फिर लू फेंग भी वहां से निकल जाता और यहाँ पे वो सब बात करने लगता और हमें हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ नाबू और नाके एक दूसरे को गुड बाय बोल रहे, लेकिन लिटिल नाके भी वहीं पे रो रहा होता है। और यहाँ पे नाबू उससे कहते हैं तुम्हें हमेशा दूसरे चीजों को अपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। वो कहते हैं कि यहाँ पर एक गुड साइड भी और बैड साइड भी है। यहाँ पे लॉर्ड फेंग हमसे ज्यादा टाइम नहीं मिले, लेकिन अभी के मर्तबा जब हम पे डिजास्टर आया है तो वो यहाँ पे हमारे लिए आए हैं, जबकि वो आसानी से हम सबको छोड़ के जा सकते थे। यहाँ पे वो हम सबके बारे में फिक्र करते इसलिए वो यहाँ पे आए हैं, इसलिए तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए ताकि तुम जाके और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सको। वो एक एब्सोल्यूट वॉरियर है, तुम्हें स्ट्रॉन्ग जरूर बनाएंगे और यहाँ पे तुम्हारा जाना ही बहुत ही अच्छा होगा। जब तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे तुम्हारी फैमिली के पास फिर से आना, हमारी फैमिली को राइज करना। और ये सुनकर नाके भी शौक हो जाता है। और फिर नाबू कहते हैं कि ये बात अच्छे से याद रखना, तुम्हें और भी बड़ा आदमी बनना, तुम्हें पावरफुल बनना है। तो ये सुनकर वो भी रोने लगता है, उसके गले लग जाता है और यहाँ पे उन दोनों में थोड़ी सी इमोशनल ड्रामा होती है, सीन हो जाता है। और यहाँ पे वो कई देर तक बात करते रहते हैं और थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे लू फेंग बाहर खड़ा होता है और नाबू अपने बेटे को ले आता है। फिर लू फेंग कहता है चलिए मैं आपके मेमोरी को वाइप आउट कर देता हूँ, जो भी आज रात होने वाला है आप भी नहीं जानेंगे कि आपका बेटा कहाँ गया। और फिर नाबू भी स्माइल करते हुए कहता है कि आप आगे बढ़िए, मैं सारी मेमोरी को मिटा दी। और लू फेंग ऐसे ही करता है, लू फेंग अपने सोल को उसमें भेजता और यहाँ पे उसके सारी मेमोरीज को मिटा देता आज रात की जो भी यहाँ पे होने वाला था। फिर लू फेंग वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद ही नाबू को होश में आता और यहाँ पे वो उसको कुछ याद नहीं होता है। वो भी सोचता है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ, मैं आखिर सोया हुआ तो यहाँ पे कैसे आ गया। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि लू फेंग तो पहले से ही निकल चुका होता है उस स्वेलन माउंट सिटी से। और अब फिर हमें सीन चेंज कर लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लिटिल नाके को लेकर स्काई में पहले ही जा चुका होता है और यहाँ पे नाके भी रो रहा होता और फिर लू फेंग उससे कहता सो जाओ और यहाँ पे वो उसको सुला देता और फिर उसको लेकर अपने शिप में आ जाता। और लू फेंग उन क्लाउड लेवल्स में आ चुका होता और एक ही सांस में वो 18 लेवल पे आ चुका होता है और वो इससे आगे नहीं जा सकता। और यहाँ पे लू फेंग अपने सिल्वर पिरामिड में आ चुका होता है जिसमें कि उसने लू फेंग अपने लिटिल नाके को कैरी किए होता है। और फिर हमें सीन चेंज कर कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ
पे वो नाकी को एक रेस्टिंग रूम में स्लीप करने के लिए छोड़ देता है और फिर लुफेंग कंट्रोल रूम में आ जाता। और अब फिर हमें लुफेंग को दिखाया जाता है जो कि बबाता से बोलता है कि बबाता यहाँ पे हमें ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट मैप को दिखाओ, प्लीज मुझे दिखाओ कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट कहाँ है एंशिएंट गॉड रून्स में जाने के लिए, क्योंकि अभी लुफेंग एंशिएंट गॉड रून्स में जाके अपने उन्हीं क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने वाला था। और अब फिर यहाँ पे लुफेंग उन्हीं के मदद से उन सारे मैप को तैयार कर लेता है जहाँ पे लुफेंग को 16 बिलियन किलोमीटर आगे जाना था, जहाँ पे उसको जाकर उसी जगह को मिलता। अब फिर वो लोग आगे चले जाते हैं। यहाँ पे शिप को बबाता ही कंट्रोल कर रही होती है और फिर लुफेंग उसको एक्सटर्नल सिमुलेशन 100% करने के लिए कह देता है, जिसके मर्तबा उसे बाहर का हर एक चीज दिख रहा होता है। और अब फिर लुफेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो बबाता से कहती, बबाता मुझे एक फाइल प्रिपेयर करो जो कि मुझे नाकी को न्यूट्रियोर करने में मदद करेगी। मैं उसे एकम्पनाई तो नहीं कर सकता हूँ लेकिन उसके लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ ताकि वो भविष्य में अपने आप को लेवल करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके। और यहाँ पे बबाता भी कहती है ठीक है, यहाँ पे मैं सब करती हूँ। और अभी के मर्तबा तुम्हारे पास जो ट्रेल्स है इस बंदे को आराम से न्यूट्रियोर कर सकते हो। थोड़े दिन बाद ही यहाँ पे लुफेंग ने नाकी के लिए बहुत ही अच्छा प्लान बना लिया होता है कि वो कैसे लेवल अप होगा। और यहाँ पे लुफेंग ऑटमन शिप में ही बैठा हुआ होता है और वो अभी स्पेस एवं ब्लड रिवर वर्ल्ड की ओर जा रहा होता है। हमें आसमान में एक सिल्वर ब्लैक मार्डिस यूनिवर्स शिप जिसका डायमीटर 180 मीटर होता है वो 16 क्लाउड लेवल स्वैलोड माउंट सिटी के ऊपर अपीयर होता है। हमें दिखाया जाता है कि वहां पर ग्रुप ऑफ लीडर ड्रेस्ड इन ब्लैक आर्मर का बंदा आता है। उस बंदे के पीछे 4 पर्पल आर्मर मैन और वुमेन खड़े होते हैं जिन्होंने अपनी स्ट्रेन को दबाए हुए थे, उसको छिपाए हुए थे। और उन्होंने अभी वो सेक्टर लॉर्ड के बंदे थे लेकिन अपने पावर को सप्रेस करने के कारण वो सिर्फ अपने डोमेन लॉर्ड के पावर को इस दर्शा रहे थे। और यहाँ पे वो बंदा कहता है कि जिसने भी मेरे डिस्पल को मारा है उसको नहीं छोड़ना। हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा ब्लू लॉन्ग हेयर ब्लैक आर्मर मैन होता है। फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि वो बंदा नीचे आ जाता है जिसके पीछे वो सारे बंदे उसी के नीचे आ जाते हैं। और थोड़ी देर बाद का समय दिखाया जाता है सिटी लीडर मेंशन को जहाँ का पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हुआ होता है। यहाँ तक कि सिटी लीडर का मेंशन जो कि प्योर फेडर फैमिली मेंशन होता है वो भी उससे ज़्यादा बड़ा होता है लेकिन वो अभी थोड़ा सा परफेक्टली अनडैमेज होता है। वहाँ पे कई सारे फैमिली सेक्ट आर्मी इंफॉर्मेशन सिस्टम हर एक चीज़ वहाँ पे आ चुकी होती है। वहाँ पे सारे बंदे साइलेंस होते हैं क्योंकि यहाँ पे सिटी लीडर आए हुए थे जो कि सेक्टर लॉर्ड के बंदे थे और किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो यहाँ पे आगे कुछ बोल सके और वो सभी उनके सामने झुके हुए थे। उनकी ऑरा के सामने कोई भी उठने की कोशिश नहीं कर पाता। और रास्ते में दिखाया जाता है सिटी लीडर को जहाँ पे वो कहता है तुम्हारे सिटी का रॉन्ग विन जियोंग अभी मारा जा चुका है। अब ये सुनकर जितने भी लोग थे वो सारे शॉक हो चुके थे कि क्या ये मारे जा चुके हैं। और फिर वो आगे क्या आता है 2 इनवर्स जो कि अनडाइंग लाइन से थे इस स्वैलोड माउंट सिटी में वो भी मारे जा चुके। तो ये सुनकर वो सारे लोग और भी ज्यादा शॉक हो जाते कि क्या वो भी मारे जा चुके, उन्हें तो इसके बारे में पता ही नहीं था। और हमें उस ब्लू हेयर मैन को दिखाया जाता है जो कि अपने पास से पेपर फ्लोट करके निकालता है और कहता है मर्डर ये है। और हमें दिखाया जाता है कि उस पे एक पिक्चर होती है जिसके पास 6 एजेड स्विल ब्लड शैडो ब्लेड होती है। और ये एक पिक्चर होता है जो कि सिंपली के स्क्रीनशॉट होता है उस फुटेज के भेजे हुए और ये किसी और का नहीं लुफेंग का होता है। और यहाँ पे लुफेंग ने तो पहले ही मास्क लगाया हुआ था, इसके मर्तबा लुफेंग को कोई पहचान नहीं सकता था उसके शक्ल देखकर। अब यहाँ पे सारे लोग उस पेपर की तरफ देखने लगते और कहते मर्डर, लेकिन यहाँ पे उन सबके फेस नहीं दिख रही हुई थी। रैली के मर्तबा वहाँ के कई सारे लोग सस्पिशियस भी थे कि आखिर ये बंदा कौन है और इनको देखना चाहते थे। और अब फिर ब्लू हेयर मैन उन सबसे कहता है कि हम सिर्फ इतना कंफर्म कर सकते हैं कि ये पाइनेकल डोमेन लेवल वॉरियर था। और वो कहते जाओ अपने सारे रिसोर्सेज को यहाँ चेक करो, सब जगह चेक करो, जितने भी डोमेन लेवल के सस्पिशियस वॉरियर होंगे यहाँ पे स्वैलोड माउंट सिटी में जितने भी इस 5 पेड़ में उन सबको ढूंढ के यहाँ पे ले आओ। और यहाँ पे सारे लोग उन सबकी बातें मान रहे होते और फिर यहाँ पे सारे लोग चले जाते हैं। यहाँ पे वो कहता है कि आखिर किसने इतनी हिम्मत जो मेरे डिस्पल को यहाँ मेरे सामने मार दे और मेरे ब्लड रिवर क्रिस्टल को भी चुरा लिया। फिर हमें सिंचेंस को ऑटमन शिप को दिखाया जाता है जो कि अभी बहुत ही ब्लड रिवर के ऊपर होता है। वो बहुत ही स्लोली 22 घंटों बाद वहाँ पे आगे बढ़ रहा होता है। यहाँ पे उस एआई का आवाज आता कि मास्टर हम लोग 16 बिलियन किलोमीटर पहले ही आ चुके। तो लुफेंग भी हामी भरता। फिर हमें यहाँ पे एक रेस्टिंग रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे नाके स्लीप हो रहा होता है और वहाँ पे
लू फेंग जाता है उसको उठाता है। हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अभी 18, 17, 16 ऐसे ही करके लोअर लेवल में जाने लगता है। फिर लू फेंग नाकी को उठाता है, जहाँ पे नाके वहाँ पे उड़ जाता है और यहाँ पे वो फुली वेकअप हो जाता है। फिर लू फेंग नाके से कहता है कि मैंने तुम्हें फर्स्ट लेवल ऑफ क्लाउड्स तो यहाँ पे ले आया हूँ। तो नाके भी शॉक हो जाता है कि क्या हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और फिर लू फेंग एक सिटी में आ चुका होता है, जहाँ पर सिटी का नाम मेंगनान सिटी होता है। लू फेंग नाकी को लेकर वही लेन ब्लेड सेक्ट नाम के एक सेक्ट में पहुंचता है, जहाँ पे उस सेक्ट का लीडर लू फेंग को पर्सनली वेलकम करने आता है। और अभी के मर्तबा लू फेंग उस रेन ब्लेड सेक्ट के लीडर को देखता है और यहाँ पे कहता है कि जिस बंदे के बारे में मैंने आपको बताया था ये वही बंदा है जिसको मैं आपके सेक्ट में छोड़कर जाने वाला हूँ, और यहाँ पे आप इसकी ट्रेनिंग करवाएंगे और जब इसकी ट्रेनिंग फिनिश हो जाएगी तो मैं इसको वापस लेने आऊंगा और यहाँ पर जब टाइम आएगा तो इसको मैं आपको नेचुरली थैंक यू भी बोलूंगा। तो लीडर के सेक्ट को दिखाया जाता है जो कि एक ओल्ड मैन होता है, जो कि एक यूनिवर्सल लेवल होता है, जो कि मेंगनान सिटी का प्रोमिनेंट फिगर होता है। यहाँ पे लू फेंग के लास्ट नाइट यहाँ पे आने के कारण वो ओल्ड मैन भी शॉक होता है और यहाँ पे ब्लैक रियूट की पावर कंप्रीहेंशन उससे भी बहुत ज्यादा थी और अभी के मर्तबा ये रियल जीनियस था। और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहता है ना कि तुम्हें अब यहीं पे रहना है रेन ब्लेड सेक्ट में, और ना के भी इसके लिए मान जाता है। और अब फिर लू फेंग उससे एक मोटी सी किताब देकर कहता है कि तुम्हारी स्टोरी बो और एरो की हो रही है, जिसकी मर्तबा मैंने देखा कि तुम्हारी स्पीड एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे वो उसको स्पीड ट्रेनिंग टेक्निक्स देता है जो कि लू फेंग ने खुद से प्रिपेयर किया होता है, और बाता के कारण उसने पेपर्स पे ही प्रिंट कर दिया होता, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी नाम की चीज नहीं थी, यहाँ पे सब चीज पेपर पे ही हुआ करता था। इसलिए लू फेंग ने उन सबको एक पेज पे प्रिंट आउट कर दिया था। फिर ये वही चीज होती है जो कि यूनिमो प्लांट के एलाइट डिस्क पर सीखा करते हैं। और यहाँ पे लू फेंग उससे कहता है कि जो ट्रेनिंग मैनुअल्स इसमें है जब तक तुम इसे स्टडी करते रहोगे तुम एक अनडाइंग स्पीड लेवल का बंदा बन जाओगे। ये सुनकर नाके भी सरप्राइज होकर कहता है कि क्या सच में, और वो बिग ब्रदर फेंग को थैंक यू बोलता है। और यहाँ पे उसको बता था कि यहाँ पे वर्ल्ड ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट में सारे लोग वैल्यूबल थिंग्स के लिए फाइट कर रहे हैं, और ये मैनुअल जो कि एक स्टार ट्रैवल को अनडाइंग लेवल का बंदा बना सकता है। तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कितना ही ज्यादा वैल्यूबल होगा। और अब फिर लू फेंग उसको एक थिन बुक देता है जहाँ पे उसने नाके के लिए सेवरल सजेशन को छोड़ दिए होते हैं ताकि उसे कभी मुश्किल आए तो उसको यूज करके अपने ट्रेनिंग को इनहेंस कर। और उसे देते हुए क्या था कि इन सारे ट्रेजर्स को लेकर जब तक तुम सीरियसली ट्रेन करते रहोगे तुम आराम से क्लाउड लेवल बिना किसी दिक्कत के पहुंच सकते हो, और तुम ऐसी एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करके तुम आराम से डोमेन लेवल के बंदे बन सकते। और यहाँ पे और आगे तुम्हें सब चीज खुद पे निर्भर करना होगा, तुम्हें खुद से अनडाइंग बेंग बनना होगा, यहाँ तक इस सेक्टर लॉर्ड को तुम्हें खुद से ही अचीव करना होगा। और ये सब देखकर नाके भी शौक होता है क्योंकि ये ऐसा गिफ्ट था जो कि उसे हेवन से ही मिल रहा था। और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ था और लू फेंग को थैंक यू बोलने लगता है। और लू फेंग भी स्माइल करते हुए कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। और अब हमें यहाँ बताया जाता है कि यहाँ पे यूनिमो प्लांट के प्रिपेयर किए ट्रेजर से कोई भी बंदे को आराम से डोमेन लॉर्ड से सेक्टर लॉर्ड के बंदे को भी बनाया जा सकता है। और प्राइस की बात करें तो इतना वरी करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो जितना प्राइस एक यूनिवर्सल लेवल बंदे को खरीदने के लिए होता है उतने पैसे में तुम आराम से एक यूनिवर्सल लेवल के बंदे को न्यूट्रियर करा सकते हो। यहाँ पे ना कि जो कि एबोरिजिनल ब्लड रिवर वर्ल्ड से था, वो पैदा ही हुआ था स्टार ट्रैवल से, जो कि धरती के एनवायरमेंट से बहुत ही ज्यादा अच्छा था और लू फेंग से तो कई गुना आगे निकल चुका था। और यहाँ पे लू फेंग ने उसके लिए कुछ ट्रेजर्स को ही आराम से छोड़े थे जो कि आराम से उसको क्लाउड लेवल तक पहुंचाने के लिए काफी थे। और यहाँ पे वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक करता हूँ, लेकिन ये कहता है कि तुम्हें एक चीज याद रखना होगा, पहले क्लाउड लेवल में जाने से पहले तुम वापस नहीं जा सकते हो, क्योंकि यहाँ 10 वर्ल्ड्स में ट्रैवल करना बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। जब तक तुम्हारे पास क्लाउड लेवल की स्ट्रेंथ नहीं आ जाती तब तक तुम नहीं जा सकते हो, क्योंकि ये एक सुसाइड की जैसा ही होगा। और नाके भी इसमें हामी भर लेता, वो लू फेंग की बात मान जाता है। और अब फिर नाके को भी पता था कि अगर उसने इस टेक्निक को रिवील किया जो कि इतना पावरफुल है कि किसी को बंदे को आराम से अनडाइंग बेंग बना सकता है, तो ये कितना ज्यादा डेंजरस होगा। और अब फिर लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है तो फिर मैं जा रहा हूँ। और फिर लू फेंग उसको छोड़ के वहां से निकल जाता और नाके भी उस किताब को ले लेता और उसको फ्लिप करके ओपन करता है, जिसमें कई सारे छोटे छोटे वर्ड्स में इंफॉर्मेशन लिखे हुए थे जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग थी। यहाँ पे नाके उस किताब को अपने स्पेस रिंग में रख लेता और क्या था, फादर आपने सही कहा था, ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही बड़ा होने वाला है, मैं एक दिन ट्रेन करके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होऊंगा, बहुत ज्यादा, यहाँ तक कि मैं अनडाइंग बेंग भी बनूंगा।
और अब फिर हमें लू फैंग को दिखाया जाता है जो कि स्काई में रश करके वहां पे आ जाता है और सीधे जाके 18 लेवल क्लाउड लेयर्स में चला जाता है। और फिर लू फैंग क्या आता है, लिटिल नाके मैं जो भी था वो तुम्हारे लिए कर दिया, अब तुम पे निर्भर करता है कि तुम कैसे वॉरियर्स बनते हो, तुम्हें खुद से ट्रेन करके तुम्हें और भी आगे जाना होगा। और अब फिर लू फैंग अपने ऑटोमन शिप में आ जाता है जहाँ पे वो कहता है चलो हमें एंशिएंट गॉड रून्स की तरफ जाना है। और ऑटोमन शिप भी अपनी एक्सपीरियंस को मेटोरॉन और सेफ्टली करके उसी तरफ निकल जाती है। और रही बात ना फैमिली के फादर्स के फेट के बारे में, तो लू फैंग उसे वेस्ट ऑफ विश करते हैं क्योंकि यहाँ पे उन सबके अपने अपने रास्ते थे। और अब फिर हमें सीन चेंज कर सी योंग को दिखाया जाता है जो कि सिटी लीडर होता है। वहां पे 3 बंदे होते हैं, उन सबसे क्या था, तुम यूजलेस बंदे, तुम कुछ नहीं कर पाए, 3 दिनों से तुम लोग खोज रहे हो लेकिन आखिरकार तुम्हें क्यों कोई नहीं दिखा। और अभी की मरतब आपको पूरा का पूरा ही गुस्सा होता है और क्या था, जाओ हर एक कोना कोना छान मारो, यहाँ पे कोई भी बंदा हो सबको पकड़ कर ले आओ। और यहाँ पे वो सबसे क्या था, जाओ ये सब न्यूज सबको फैला दो कि यहाँ पर जिसने भी मर्डर को यहाँ पे खोज लिया जो कि डोमेन लेवल पाइनिकल स्ट्रेन को रखता है, जिसने ब्लैक आर्मर को पहना हुआ एक और सेल को लिया हुआ होगा, जिसने भी इसको खोज लिया उसको मैं 1 मिलियन ट्रेजर करेंसी को इनाम में दूंगा। और जिसने भी उसके लोकेशन के बारे में बता दिया तो उसको मैं 100 मिलियन ट्रेजर करेंसी दूंगा। और उसको उसी वक्त लग्जूरियस मैंशन और स्वैलून माउंट सिटी में दिया, उसी के साथ उसको 8000 स्लेव्स, 8000 गार्ड्स। और ये न्यूज सब जगह फैला दो। और यहाँ पे हमें उन सारे बंदों को दिखाया जाता है जो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो रिवॉर्ड मिलने था वो बहुत ही ज्यादा था। और अब फिर कहते हैं कि तुम लोग अभी क्यों हो, जाओ सब जगह यहाँ पे छान मारो। और फिर वहाँ पे जितने भी बंदे होते वहाँ पे निकल जाते हैं और वो कहते हैं कि मास्टर आप रिलैक्स कीजिए, यहाँ पर हम उसको जरूर खोज के ले आएंगे। और अब फिर में सीन चेंज कर स्वैलून माउंट सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रुप ऑफ सोल्जर वहाँ पे बेस्ट को साउट करके वहाँ पर कई लोगों को चेज कर रहे होते हैं, उन सब में से कई लोगों को पकड़ कर उन सबको पूछताछ कर रहे होते हैं और वहां पे किसी को उसके बारे में नहीं पता होता है। और यहाँ पे हमें सारे बंदे को दिखाया जाता है जो कि उसी रिवॉर्ड के बारे में बात कर रहे होते हैं कि जो रिवॉर्ड यहाँ पे मिलने वाला है वो बहुत ही ज्यादा है, 1 मिलियन ट्रेजर करेंसी, जो कि देखा जाए एक ट्रेजर करेंसी 1000 बिग करेंसी के बराबर है, जो कि 1 बिलियन लिटिल करेंसी के बराबर हो जाएगी। और एक बंदा कहता है कि मैं डेली का सिर्फ 10 लिटिल करेंसी कमा पाता हूँ, इतना मेरे लिए तो सपनों में बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे सारे लोग इसी रिवॉर्ड्स के बारे में पागल हो रहे होते हैं कि कब जाके वो इसको ढूंढ पाए। और अब फिर सीन चेंज कर ट्रेनिंग रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फैंग अभी अपने शिप में बैठा हुआ होता है और उसके सामने एक ब्यूटीफुल ट्रायंगल ब्लड रेड क्रिस्टल होता है जहाँ पे अभी भी उसको 1.2 ट्रिलियन किलोमीटर दूर था एंशिएंट गॉड रून्स में जाने के लिए, जिसके मर्तबा ऑटोमन शिप के स्पीड से उसको 2 महीने लगने वाले थे। और अब फिर लू फैंग कहा था कि अभी मुझे टाइम लगने वाला है तो फिर क्यों ना मैं अभी ब्लड रिवर क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लूं। और यहाँ पे लू फैंग अपने सामने ब्लड रिवर क्रिस्टल अपने वाउंड पे रखता है, जिसके साथ ही वहां पे फॉर्मलेस एनर्जी लू फैंग के बॉडी में आने लगती है जहां पे उसकी मिस्टीरियस एनर्जी पूरे सेल में फैलने लगती है और लू फैंग के चेस्ट पे एक सिंपल इनकार्विंग लाइन बनने लगती है। यहाँ पे लू फैंग फिर से एंडलेस दर्द होने लगता है जैसा कि लू फैंग को फर्स्ट क्रिस्टल एब्जॉर्ब करते हुए हुआ था। और यहाँ पे लू फैंग की फिर से विल पावर को चेक हो रहा था। यहाँ पे लू फैंग की विल की पावर को चेक किया जाए तो किसी भी नॉर्मल सेक्टर लॉर्ड के बंदे की जितनी थी, क्योंकि लू फैंग की विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और यहाँ पे लू फैंग ने अपने विल पावर को बहुत ज्यादा ट्रेन कर लिया था। अब यहाँ पे लू फैंग फिर भी उन सारे क्रिस्टल के वो दर्द को सह रहा था क्योंकि उसे उनको एब्जॉर्ब करना ही था। और लू फैंग का पूरा बॉडी स्वेल अप हो जाता है, उसकी बोन्स मसल सारे लोग ठीक होने लगती है। और यहाँ पे थोड़े समय बाद ही उसको एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी सारे दर्द भी चली जाती है। फिर सीन चेंज को लू फैंग को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फैंग के अंदर अनइमेजिनेबल चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे लू फैंग कहता है कि ये तो पहले वाले से भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, यहाँ तक कि मेरी पूरी मसल्स पूरी तरह से ऐट गई थी। यहाँ पे लू फैंग बहुत ही दर्द कर रहा था, यहाँ तक कि लू फैंग की विल पावर कॉन्शियसनेस भी पहले से स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। और लू फैंग कहता है कि अभी चलो देखते हैं क्या होता है। दिखाया जाता है लू फैंग के चेस्ट में जहाँ से बाहर ब्लड निकलने लगता है और यहाँ पे लू फैंग के अंदर से बहुत ज्यादा बदलाव होने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो रुक सा जाता है। और यहाँ पे लू फैंग की फिर से वो चेस्ट पे घाव हुआ होता है वो फिर से अपने आप रीजनरेट हो जाता है क्योंकि लू फैंग की रीजनरेटिव एबिलिटी बहुत ही अच्छी हो गई यूनिवर्सल लेवल 9 में आने के बाद। अब फिर लू फैंग को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फैंग अभी सोफा पे बैठा हुआ होता है और यहाँ पे उसके हाथ में एक वाइन होता है, वहीं पे दूसरे हाथ में ब्लड रिवर क्रिस्टल। और यहाँ पे लू फैंग कहता है कि मैं अभी अपने बॉडी में ज्यादा कुछ चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये फील नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरी बॉडी इंप्रूव नहीं हुई है। अब यहाँ पे वो कहता है कि मेरी बॉडी की कॉम्प्रिहेंशन ऑरिजिन लॉ वो भी सेम है, क्या ये ऑब्जर्वेशन फेलियर हो गया
क्या है। और यहाँ पे कहता है हाँ ये कंप्लीटली फेरियल है। और लू फेंग कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी कॉन्शियसनेस तो विल पावर आखिर ये कैसे फेल हो सकती है। लू फेंग कहता है कि मेरी ह्यूमन बॉडी ये नॉर्मल ही है, मेरी यहाँ पे जितनी भी हुई है उनमें से कुछ भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे अगर रिक्वायरमेंट्स देखा जाए तो अगर किसी ने भी 3 एब्जॉर्ब कर लिया तो वो आराम से एक वॉरियर बन सकता है। और यहाँ पे लू फेंग कहता है कि ये सेकंड फेलियर हो गया, लेकिन फिर भी मैं इसको फिर से ट्राई करूंगा। और यहाँ पे लू फेंग इसीलिए तो वहां पे जा रहा था जहां पर उसकी डेस्टिनेशन हो रही थी, क्योंकि वहां पे एक मिस्ट होती जिसके कारण लू फेंग वहां की किलिंग ऑरा के साथ उसको एब्जॉर्ब करेगा। और वहां पे लू फेंग बड़ी अच्छे से उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा, जो कि बैटल फील्ड होता है जहाँ पे कई सारे किलिंग ऑरा मौजूद होते हैं। और लू फेंग वही जहाँ पे अपने आप को कल्टीवेट कराने वाला है। लेकिन अभी के दरमियान जब लू फेंग वहां पे जाएगा तो उसके साथ बहुत ही अनहोनी घटने वाला। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिर वहां पे किलिंग और स्लाउटरिंग स्पेस में लू फेंग के साथ क्या होने वाला। क्या लू फेंग वहां पे उस क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर पाएगा या फिर नहीं, या फिर लू फेंग पे फिर से वहां पे अटैक होने वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।